वैल्यू इन एक्शन, कीमत होती है वैल्यू वैसे तो, पर यहाँ पे वैल्यू का कोई और मीनिंग है, यहाँ पे वैल्यू का कुछ और मतलब है। चलो इन एक्शन क्या हुआ? वैल्यू एथिक्स को भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल्स को भी कह सकते हैं। वेरी गुड, एथिक्स को भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल को भी कह सकते हैं। हम जो कहते हैं क्या हम करते हैं? हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, मैंने ये कर लेना है, मैंने वो कर लेना है। क्या हम वो चीज़ें करते हैं? क्यों नहीं कर पाते? रीज़न, एनी रीज़न, एनी पर्टिकुलर रीज़न कि जो हम कहते हैं वो कर नहीं पाते? एनी पर्टिकुलर रीज़न? लेजीनेस, ओके। और प्रोक्रास्टिनेशन। और बोलना बड़ा आसान होता है, करना बड़ा मुश्किल है। आलसीपन बोल दिया उन्होंने, भूल जाते हैं। हमारे कुछ करेक्टर डिफेक्ट्स भी तो होते हैं जो हमें करने ही नहीं देते हैं, ठीक है। ये जो हम आज बात कर रहे हैं ये सिर्फ एडिक्शन में नहीं है, ये सबके लिए है, ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, बाकी लोगों के लिए भी है, आम जनता के लिए भी है ये सारी चीज़ें, राइट। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये बड़ा ध्यान से सुनेंगे, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट वॉट यू से, अंडरस्टैंड एंड थिंक इज ऑलवेज राइट। इसका क्या मतलब है? कौन बताएगा? कोई ट्राई करेगा? जो हम बोलते हैं, समझते हैं या सोचते हैं वो हमेशा सही नहीं होता। यहाँ पे इसका मतलब है कि जो हम कहते हैं, समझते हैं या सोचते हैं वो हमेशा सही नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ पे आए हैं हमारी कोमॉर्बिड इलनेस है साथ में, कोई हमारे ब्रेन की कैपेसिटी नहीं है कुछ सोचने की, समझने की, और हमारा ब्रेन के डोपामिन लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई हुए हुए हैं, जिसकी वजह से जब हम कहते हैं कि आप ये जो बोल रहे हो ये सही नहीं है, पर आप अपने थेरेपिस्ट को ये कन्विंस करा रहे होते हो कि नहीं जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, जो आप कह रहे हैं वो गलत है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि जो आप बोल रहे हो, समझ रहे हो या सोच रहे हो वो थोड़ा गलत है इस टाइम पे, ज़रूरी नहीं है कि वो ठीक है। एंड वाइस वर्सा कई बार पेरेंट्स के लिए भी होता है। कई बार पेरेंट्स आपको कुछ चीज़ें बोल रहे होते हैं, आपको वो लगता है नहीं सही नहीं है, ये एम ही बोली जा रहे हैं, उस टाइम पे उनकी भी एंग्जाइटी हो सकती है, उनकी भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से वो ये सारी चीज़ें बोलते हैं, राइट। ठीक है, अच्छा, माइक्रो एडिक्शंस आर गेटवे टू एडिक्शन। ये माइक्रो एडिक्शंस एडिक्शन में कैसे लेके जाती हैं? माइक्रो एडिक्शंस है एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस, र्यूमिनेशन, इमोशनल मास्किंग, शॉर्ट टर्म फोकस, एग्रेशन, नेगेटिव अप्रेजल एंड रिस्पॉन्स परसिस्टेंस। कि वो ऐसी चीज़ें जो हमें एंग्जाइटी दे रही है हम उसको अवॉइड करते हैं, हम है कुछ और हम दिखा कुछ और रहे हैं, हमारे कंटिन्यूसली थॉट्स कुछ और करी जा रहे हैं, कुछ और आई जा रहे हैं, बार बार चुगाली हो रही है हमारे ब्रेन में। इमोशनल मास्किंग मैंने बता दिया कि हम ठीक होना नहीं चाहते पर हम दिखा रहे हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हम पूछ रहे हैं मैम व्हाट्स माय प्रोग्रेस नाउ, अब मैं कितना अच्छा हो गया हूँ। एग्रेशन, गुस्से में आ जाना, नेगेटिविटी ढूंढना हर एक चीज़ में से, एक ही तरीके का काम बार बार करना, पता भी है इससे कोई नतीजा नहीं मिलना, वही बार बार करी जाना, दीज आर ऑल माइक्रो एडिक्शन। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है शॉर्ट टर्म फोकस। शॉर्ट टर्म फोकस का मतलब है कि अभी इस टाइम पे तो मैं ठीक करूँ सारा कुछ, हूँ इस वेले दी ते मैं करा अपनी तसल्ली, इस वेले टाइम टपावा, बाद की बात देखांगे। ये जो हम एडिक्शन लेते हैं, सब्सटेंस यूज़ करते हैं, हम कभी नहीं सोचते कि इसका नतीजा क्या होएगा, हमें होता है अभी की टांग को मैं ठीक करूँ, ये हमारा क्विक फिक्स होता है। गैम्बलिंग हो गई, लोन्स ले लेने, डेब्ट्स ले लेने, ये हमारे जो हैं ये माइक्रो एडिक्शन है जो हमें अल्टीमेटली वहाँ लेके जाते हैं एडिक्शन में, राइट। ठीक है, अच्छा, आर यू अवेयर अबाउट योर सेल्फ? अवेयर क्या होती है? अवेयरनेस क्या होती है? जागरूकता हो गई, चेतनता हो गई। आर यू अवेयर अबाउट योर सेल्फ? आप अपने बारे में अवेयर हैं? कोई है अपने बारे में अवेयर? मुझे बताएगा। एनीवन हु इज अवेयर अबाउट योरसेल्फ? एनीवन? सोचते हैं शराब के बिना रहना। ये अवेयर, हाँ, अवेयर को पॉइंट्स में किया है। सबसे पहला है असेस एंड एक्सेप्ट, खुद को असेस करना। हमने आई थिंक पिछले सेशन में भी किया था कि पहले एक्सेप्ट करना मेरी प्रॉब्लम क्या है, जिसमें हमने इतने सारे पॉइंट्स लिखे थे सबके। किसी ने बोला था गुस्सा है, किसी ने बोला था डिसऑनेस्टी है, किसी ने बोला था लेजीनेस है। वो सारी जो है पहले हम एक्सेप्ट करें अलॉन्ग विद एडिक्शन
क्या है, क्या प्रॉब्लम है हमें, उसको असेस करें और एक्सेप्ट करें सबसे पहले। सेकंड इज विलिंगनेस टू चेंज, कि हम अपने अंदर चेंज के लिए विलिंगनेस लेके आए, जो सबसे औखा काम है, सबसे औखा। विलिंगनेस लाने में कितना टाइम लगता है? थोड़ा बहुत आइडिया, कितना टाइम लगता है विलिंगनेस लाने में जब हम आ जाते हैं, ट्रीटमेंट शुरू कर लेते हैं? बताइए। 1.5-2 महीने। हाँ जी सर, आप कुछ बोल रहे हैं? एक्चुअली ये सर कह रहे हैं कि वैसे तो 1 मिनट में आ सकती है। कुछ लोग रात को सोते हैं, सुबह उनको अवेयरनेस होती है और उनको लगता है नहीं बस अब नशा छोड़ देना चाहिए, राइट? या कुछ ऐसा मूवमेंट, कुछ ऐसा टाइम आता है उसके बाद, जैसे आपने अपने बच्चे की एग्जाम्पल दी थी उस दिन कि मेरा बच्चा मेरी माँ को कह रहा है, अपनी मम्मा को कह रहा है कि पापा को छोड़ दो, मैं रोऊंगी नहीं। तो ये चीज़ ने मुझे बड़ा हिट किया, मुझे बहुत बॉदर किया, राइट? तो ये कुछ कुछ सिचुएशंस होती हैं और कई बार 1 to 1.5 मंथ, कई बार 2 मंथ्स भी लग जाते हैं वो विलिंगनेस लेके आने के लिए। और वो विलिंगनेस जब हमारी आती है तब जाके हमारी रिकवरी का स्टेप शुरू होता है। बट विलिंगनेस आना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमारी एबिलिटी नहीं होती। नेक्स्ट इज एबिलिटी, हमारी योग्यता। हमारी एबिलिटी क्यों नहीं होती है? हमारी एबिलिटी टू चेंज क्यों नहीं होती? हमारी कैपेसिटी क्यों नहीं होती है? एनीवन हु कैन टेल मी? हमने इस बारे में बहुत बारी बात की है। सरेंडर नहीं किया ऑन दो ओवर कॉन्फिडेंस। लेकिन इसके पीछे एक बड़ा अच्छी सी बात हमने बहुत बारी डिस्कस की हुई है कि एबिलिटी क्यों नहीं होती है, हमारी एबिलिटी क्यों नहीं आती, हमारे अंदर उतनी क्षमता या योग्यता क्यों नहीं होती। रीजन बहुत बारी समझाया है, सोचिए। कैपेसिटी खत्म नहीं हो जाती, कैपेसिटी होंदी नहीं। कितनी बारी समझाया है, कितनी बारी हमने इस टॉपिक पे बात करी है कि हमारे ब्रेन की कैपेसिटी नहीं है खुद के लिए कोई फैसला लेने के लिए। पेट में दर्द होता है तो ब्रेन बताता है कि पेट में दर्द हो रहा है, जाओ पेट वाले डॉक्टर के पास जाओ। अब जब ब्रेन इन्वॉल्व है, हेलुसिनेशंस हो रही हैं, डिल्यूजन्स हो रही हैं, ब्रेन को लग ही नहीं रहा, ब्रेन कह रहा है मुझे कुछ नहीं है, आपको कोई बीमारी नहीं लगी, कौन बताएगा फिर? वो कैपेसिटी नहीं है। जब ब्रेन इन्वॉल्व हो गया उसमें, पेट में दर्द है, पैर में दर्द है, ब्रेन बता रहा है, सिग्नल दे रहा है। अब जब ब्रेन इन्वॉल्व हो गया फिर किसने सिग्नल देना है? फिर कौन सिग्नल देगा बताएं? When your brain is involved and आपके सिम्टम्स एंड साइंस आ रहे हैं, फिर कौन बताएगा कि आप बीमार हो? फैमिली। फिर फैमिली लेके आती है ट्रीटमेंट के लिए। इसलिए हमारी एबिलिटी नहीं होती। एबिलिटी इसीलिए नहीं है क्योंकि कैपेसिटी ऑफ ब्रेन नहीं है। अब आप कहते हो इंडोर ले आए है, एडमिट कर दिया है, मेरा डिसीजन तो पूछा ही नहीं, मेरे से तो पूछा नहीं एक बारी में, विदाउट माई कंसेंट आप ले आए हैं। आप विदाउट माई कंसेंट ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। बट कंसेंट किससे लें? एक बंदा, कंसेंट क्या होता है कौन बताएगा? कंसेंट क्या होता है? काइंड ऑफ परमिशन। यस यू आर राइट, काइंड ऑफ परमिशन टू डू समथिंग। अब जैसे परमिशन होती है, कंसेंट इज अ सहमति कहते हैं इसको, राइट? अब जैसे कोई सर्जरी होती है ना किसी की, अचानक से अपेंडिक्स की सर्जरी आ गई है तो फैमिली से कंसेंट लिया जाता है एक फटाफट से। तो उसमें फैमिली कई बार पढ़ती है, कई बार नहीं भी पढ़ती, और मोस्टली नहीं पढ़ते। और उसमें लिखा होता है एक कंसेंट में कि अगर सर्जरी टेबल पे कुछ हो जाता है तो डॉक्टर एंड स्टाफ इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। ये भी हो सकता है एक क्लॉज, पर हमने कभी नहीं उस चीज़ को पढ़ा क्योंकि उस टाइम पे इतना होता है बस जान बच जाए फटाफट से हम साइन कर देते हैं, इट्स ओके। कई बार मेजर हार्ट सर्जरीज जो होती हैं या ब्रेन की सर्जरीज होती है उनमें भी ऐसे कंसेंट होते हैं क्योंकि रिस्क इन्वॉल्व होता है ना सर्जरी में, पता नहीं होता, पर फैमिली फटाफट से साइन कर देती है। क्यों? और वो क्यों करती है? वो होशो हवास में होती है उस टाइम पे, पर उनका एक ही मकसद होता है हमारे पेशेंट की जान बचे। अब जब हम एडिक्शन के ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो पेशेंट्स हमें ये कहते हैं, हमारे लव्ड वन हमें ये कहते हैं कंसेंट तो लिया नहीं हमसे तो पूछा नहीं। अब हमारे होशो हवास ही गुल हैं तो हम कंसेंट किससे लें?
अब यहाँ पे हमारी एबिलिटी नहीं है कोई भी फैसला करने की, इसलिए फैमिली फैसला करती है। इनिशियली बहुत परेशान करती है ये चीज़, क्यों भेज दिया, 100 डेज क्यों भेज दिया, किस लिए कर दिया, पूछा होता तो शायद हम कर देते, बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि हमारा ब्रेन की उस टाइम पे कोई एबिलिटी नहीं है, कोई समझ नहीं है कि वो फैसला ले सके। बेटा अगर पूछ लिया होता तो हम आज यहाँ पे ना बैठे होते, इस चीज़ की मैं गारंटी देती हूँ आपको। वी हैव सीन एन नंबर ऑफ केसेस, बहुत लेट हो गए होते हम। आपके केस में इतनी हेलुसिनेशंस और इतनी डिस्टॉर्शन हो रही थी, अगर हम और वेट करते तो और नुकसान हो सकते थे। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, आप जितने भी यहाँ बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि फैमिली ने ट्राई नहीं किया होगा पहले, दे हैव ट्राइड एट देयर ओन लेवल। उनको समझ नहीं थी कि कैसे करना है, उन्होंने अपनी सारी रिसर्चेस की हैं या कुछ डॉक्टर्स के पास गए हैं, उसके बाद यहाँ आपको लेके आए हैं। ये जो आप कहते हैं ना मन में रह जाता है, तो इसका मतलब है अभी भी हमारी वो रिजेंटमेंट है, हम इसको रिजॉल्व करेंगे। आपके किसी 101 सेशन में ये वाली रिजेंटमेंट हम रिजॉल्व करेंगे फिर। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप अगर ये रिजेंटमेंट रिजॉल्व किए बिना बाहर चले गए तो फिर हमें प्रॉब्लम आ सकती है, राइट? क्योंकि हमने अपनी कन्फ्लिक्ट्स नहीं पैदा करने फैमिली के साथ। विल तो होती है, कहीं ना कहीं विल होती है, पर वो विल ऊपर नहीं ना आती है। अभी थोड़ा और टाइम बीतेगा तब आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर दिखेंगी कि क्यों किया गया ऐसे, राइट? चले आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस, हमारे में बड़ी रेजिस्टेंस आती है, विरोध। कौन कौन रेजिस्ट करता है कई फैसलों को? हाँ जी, क्यों रेजिस्ट करते हैं हम, बताइए? क्योंकि हमारी एक्सेप्टेंस नहीं होती, इसलिए हम रेजिस्ट करते हैं। सर आप बताइए, रेजिस्टेंस क्यों आती है? या क्योंकि हमें होता है कि थोड़ा और कर ले, थोड़ी देर और बिता लें, फिर देख लेंगे, 10 दिन बाद शुरू कर देना, चलो 1 महीने का टाइम दे दो। ये हमने बहुत बारी किया होता है फैमिली से, 1 महीने का टाइम दे दो, 1 हफ्ते का टाइम दे दो, 10 दिन का टाइम दे दो, अपने साथ रख लो 10 दिन के लिए। आप कहीं पे भी ले जाओ हमें, मैं बिल्कुल ठीक होके बता दूंगा। ये हमारी रेजिस्टेंस होती है, लेकिन रेजिस्टेंस के बाद जाके रिकवरी आती है। आफ्टर रेजिस्टेंस इज एंड्योरेंस। एंड्योरेंस की बात हमने करी थी पहले। एंड्योरेंस का मीनिंग होता है या तो सामना करना या धीरज देना। एंड्योरेंस कैसे आएगी? एंड्योरेंस मतलब एंड्योरेंस कैसे आएगी, कौन बताएगा? परसिस्टेंस क्या होती है? परसिस्टेंस, परसिस्ट करना, हार ना मानना, लॉन्ग टर्म तक एक काम को करते रहना। अब हम नशा परसिस्टेंटली कर रहे थे लॉन्ग टाइम के लिए, लेकिन रिकवरी में हम परसिस्टेंट नहीं हैं। एक रिस्पेक्टफुली एक बात करना चाहती हूँ सबके लिए। कभी कभी हमें ये लगता है कि शायद मैं ना छोड़ पाऊँ, ये सफ़र बहुत मुश्किल है, ये बड़ा लंबा सफ़र है, ये तो बहुत लंबा टाइम बता रहे हैं, 2-2.5 साल तक ब्रेन ने ठीक होना है, 2-2.5 साल कैसे कनेक्ट रहेंगे, ये सोच के ही घबराहट होनी शुरू हो जाती है और हम कई बार होप छोड़ देते हैं। लेकिन ये बताएं, कोई काम परसिस्टेंटली करेंगे, बार बार करेंगे, लगातार करेंगे ना पॉजिटिव वे, तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट आना ही आना है। यू आर डेफिनेटली गोइंग टू हैव पॉजिटिव रिजल्ट। ये जो कल मैंने एक बात बताई थी वो पेशेंट की, मुझे कह रहा था मैडम बस करो, कितना बोलते हो आप, बात करी जा रहे हो। वो बात करने का रीज़न होता है कि अगले बंदे को हम समझ सकें और वो थोड़ा सा अपनी प्रॉब्लम को समझ सके। तो जो जितने थेरेपिस्ट आपके साथ लगे हुए हैं 101 में, स्मॉल ग्रुप में या लार्ज ग्रुप में, वो परसिस्टेंटली क्या चाहते हैं कि कुछ चेंज आ जाए, कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाए हम में और हम अपनी रिकवरी की तरफ जाएं, राइट? इतना समझ आया? चलिए आगे बढ़ेंगे। वैल्यू का मतलब अभी बताया था सर ने, है ना? आपने बताया था सर, वैल्यू का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल हो गया, हमारे असूल हो गए। असूल क्या होते हैं? असूल, कई लोग ना कहते हैं ये बंदा असूला ना बड़ा पक्का है, इन्हें टस तो मस्त नहीं होना। क्या हमने अपने कोई असूल बनाए हैं अभी तक के लिए? कभी भी लाइफ में कोई असूल बनाए हैं हमने? ठीक है, गुड, वेरी नाइस। और किसी ने कोई असूल बनाया है?
धोखा नहीं देना, वेरी नाइस, ठीक है। और ये झूठ नहीं बोलना और धोखा नहीं देना, ये दोनों असूल किस में काम आएंगे? सोचो, हमारी किस डोमेन में काम आएंगे ये? झूठ, सॉरी, रिकवरी में भी आएंगे, रिलेशनशिप में भी आएंगे, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल है डायबिटीज़ का, हमारा गोल है डायबिटिक मैनेजमेंट करना, उसके असूल दिए हुए हैं। क्या असूल है देखेंगे, कोई बताएगा? देखिए, नो शुगर और ट्रीटमेंट लेना, डाइट अच्छी लेना, राइट, एक्सरसाइज करना और तनाव नहीं रखना, स्ट्रेस फ्री लाइफ लेना। अच्छा, अगर हम ये वाली वैल्यूज, ये वाले असूल अपनाते हैं तो डायबिटीज मैनेज हो जाएंगी? हो जाएंगी, मैनेज हो जाएंगी। कितनी देर करते हैं कोई ये सारी चीजें, कितनी देर करता है? हाँ जी, पर होता उल्टा है वैसे, लाइफ टाइम मैनेजमेंट होती नहीं है, क्योंकि अर्जेंसी नहीं लगती ना। इनिशियली जब शुगर डायग्नोज होती है तो ये सारी वैल्यूज हम करते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड ये देखा गया है कि 93% लोग जो होते हैं ना, जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से हैं पीड़ित या फिर जिनको डायबिटीज़ है, वो वैल्यूज़ ये वाली फॉलो करते ही नहीं है, बिल्कुल फॉलो नहीं करते। ओनली 7% करते हैं। वो 7% भी वो करते हैं जिनकी कोई मेजर कोई हो गया प्रॉब्लम, जिनकी कोई अंगूठा कट गया है, पैर कट गया है, या कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं लाइफ में। नहीं तो नॉर्मली लोग की पता ही कहते हैं, मरना ही है, खा पी के मरिए, कोई गाल नहीं। आपने देखा होगा, अगर आपके घरों में किसी को डायबिटीज़ है तो चाहे जो मर्जी हो जाए, थोड़ा सा मीठा खा ही लेते हैं विदाउट थिंकिंग कि ये कॉन्सिक्वेंस क्या होएगा। कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? आंखें ख़राब होती हैं, किडनीज ख़राब होती हैं, हार्ट अटैक आता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, हमारी हेल्थ पे इफ़ेक्ट आता है। बट हम ये सोचते नहीं है बिल्कुल भी। एक्चुअली चाहिए ये कि हमने इन वैल्यूज़ पे काम करना है। ये जो हमें वैल्यूज सेट करनी है अपने लिए, किसी के लिए नहीं करनी। कल शायद या परसों हमने बात करी थी अकाउंटेबिलिटी की। अकाउंटेबिलिटी आपकी आपको है, किसी को नहीं है, मुझे नहीं है, डॉक्टर साहब को नहीं है। अपनी अकाउंटेबिलिटी हमने खुद को देनी है। नोबडी इज कमिंग टू चेक यू व्हाट यू आर डूइंग एट योर होम, नोबडी इज कमिंग। अगर आप यहाँ पे सेशन में हैं, शाम तक हैं, उसके बाद जो 2-3 घंटे आपके पास फ्री हैं, तो उस फ्री टाइम पे आप क्या कर रहे हैं? उस फ्री टाइम पे हम किस तरह की वैल्यूज अपना रहे हैं या बातें कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं हम? ये अकाउंटेबिलिटी आपकी अपनी है, आपने खुद से देखनी है, राइट? अच्छा, अभी बात की थी कि कुछ डोमेन्स होते हैं जिनमें वैल्यूज को देखते हैं, जैसे करियर में, पेरेंटिंग में, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में, हेल्थ में, रिकवरी में। सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कई बारी अपने कामों में इतने मसरूफ होते हैं, इतने बिजी होते हैं, हम कहते हैं बेटा बाद में आएंगे, कोई बात नहीं, ठहर के सुनते हैं। सुनना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे का उस टाइम पे क्या चल रही है इमोशन हमें भी नहीं पता होता, हम उसको टाल देते हैं, थोड़ी देर बाद आना। और किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना, ना सिबलिंग्स के साथ, ना दूसरे बच्चों के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से हमारी जो वैल्यूज़ इन रिकवरी, क्योंकि आज हमारा जो मेन कंसर्न है वो हमारे असूल रिकवरी के लिए क्या होने चाहिए, वो है इम्पॉर्टेंट। रिकवरी क्यों चाहिए हमें? वाई रिकवरी इज सो इम्पॉर्टेंट? एनीबडी हु कैन टेल मी? मैंने एक दिन पहले भी पूछा था, रिकवरी का क्या मतलब होता है? रिकवर, रिकवर किससे? डिजीज से, राइट। मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स में ना रिकवरी रूम्स होते हैं। थिएटर के बाद, ऑपरेशन थिएटर के बाहर एक छोटा सा रूम होता है, उसको रिकवरी रूम बोलते हैं। आफ्टर सर्जरी थोड़ी देर के लिए रिकवरी रूम में रखते हैं, फिर उसके बाद उनको नॉर्मल रूम में शिफ्ट किया जाता है। पेशेंट को थोड़ी देर के लिए उनको केयर में रखा जाता है कि कोई अप एंड डाउन तो नहीं हो रहा, सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं, जो एनेस्थीसिया दे दिया था उसका असर ख़त्म हो गया है, चीज़ें बेटर हैं। कई बार कुछ केसेस में आईसीयू में भी रखते हैं, पहले सर्जरी के बाद आईसीयू में रखते हैं, फिर रिकवरी रूम में रखते हैं, फिर जाके नॉर्मल रूम में शिफ्ट करते हैं, और कुछ देर बाद हमें जाके अपने घर में शिफ्ट किया जाता है। क्यों? ऐसा क्यों? सर्जरी तो हो गई,
इतना टाइम क्यों लगाया फिर? ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए। सो वाई यू हैव टू बी इन रिकवरी? आपको रिहैब में क्यों रखा जा रहा है? और रिहैब के बाद आप पे इतनी बंदिशें क्यों लगाई जा रही हैं? नो फोन, नो मनी, नो स्लिपरी फ्रेंड्स, नो गोइंग आउट विदाउट फैमिली, नो ड्राइविंग, इतनी सारी बंदिशें क्यों लगाई जाती हैं? ऑब्जर्व करना है आपको और हमारे रिलैप्सेस ना होए और हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए जैसे कि एक सर्जरी के बाद बोला जाता है कि इमीडिएटली आपने सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, आपने इमीडिएटली भाग दौड़ नहीं करनी है, आपके स्टिचेस खुल सकते हैं, आपने भारा कोई काम नहीं उठाना, आपको डिस्कम्फर्ट आ सकता है। पर सर्जरी को हम सर्जरी मानते हैं, एडिक्शन को हम बीमारी नहीं मानते। ये क्यों भाई? सर्जरी को तो सर्जरी मानते हैं, ओ जी सर्जरी हुई है, सर्जरी के बाद लोग भी आ जाते बड़े सारे, कोई पता लेना आंदा है, कोई जूस लेके आ रहा है, कोई फ्रूट लेके आ रहा है। जब बात आती है एडिक्शन की तो उसमें तो हम कहते हैं किसी को पता ही नहीं चलना चाहिए कि मैं रिहैब भी होके आया हूँ। फिर हम कह देते हैं बच्चा या तो नानके गया है या घूमन गया है, दुबई चले जाते हैं आजकल बहुत सारे बच्चे, दुबई भेज दिया हमने। मेंटल हेल्थ को हमने कभी तवज्जो ही नहीं दी है, इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं दी है। फिजिकल हेल्थ को हम दे रहे हैं और मेंटल हेल्थ जो सबसे ज़रूरी है, जिसके बिना हमारा काम ही नहीं चल सकता। अब एक पर्सन जो कि इतना इंटेलेक्चुअली अच्छा है, उसकी इतनी एफिशिएंसी है, ही हैड बीन अ जीनियस इन हिज स्टडीज़, बट आफ्टर एडिक्शन उसका कॉग्निशन ही ख़त्म हो गया है, उसकी अंडरस्टैंडिंग ही ख़त्म हो गई है, उसकी कैपेसिटी नहीं रही, उसको बात करने की तमीज़ भूल गई है अपने पेरेंट्स से। मतलब हमारा मेंटल हेल्थ इतना इंपॉर्टेंट है, बट वी आर नॉट पुटिंग एनी एम्फेसिस ऑन दैट। वही एक इंसान जो इतना अच्छा होता है वो एकदम से डिफरेंट हो जाता है, वो हमें बुरा लगने लग पड़ता है, हमें लगता है हम इससे बात ही ना करें। लोग पंजाबी च कहते लोग कन्नी कतरान लग पेंदे हैं कि दिस पर्सन वॉज इनटू एडिक्शन, इसके पास से ना जाओ, इसके घर के बाहर से ना जाओ। सो दिस इज़ रॉन्ग। एडिक्शन इज़ अ डिजीज़, वी नीड टू एक्सेप्ट इट। फैमिली भी और हमारे लव्ड वंस भी, पेशेंट्स भी, जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम फंसे रहेंगे फिर इसमें। नाउ विल कम बैक टू द वैल्यूज़। इसमें मैंने ना देखो ट्रस्ट लिखा है। ट्रस्ट, ट्रस्ट क्या होता है? भरोसा। किस पे? भरोसा किस पे होना चाहिए? सबसे पहले अपने आप पे, और फैमिली पे, और अपने थेरेपिस्ट पे। भाई सबसे पहले आपका थेरेपिस्ट और आप, हम एक ही टीम है, हम अलग अलग नहीं है। जबकि इनिशियली क्या होता है, जब आप लोग आते हैं तो लगता है तुसी वक्री टीम हो तो असी वक्री टीम आ, जबकि ऐसा है नहीं है। आप और हम एक ही टीम में हैं। हम चाहते यही है कि आपकी लाइफ कुछ बेटर हो जाए। जितनी आपको हम बंदिशें लगाते हैं या कुछ चीज़ें हम आपको बताते हैं आपने अपने आप में करेक्ट करनी है, चेंजेस लानी है, वो इसलिए करते हैं ताकि कुछ बेटरमेंट हो जाए, कुछ आपकी एंग्जाइटी कम हो जाए, इसके लिए हम करते हैं। टी इज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी मीन्स वो तो आर पार, वो शीशा देखो ट्रांसपेरेंट है, आर पार देख सकते हैं बाहर कितने सुंदर लॉन है, गार्डन है। पर क्या हम ट्रांसपेरेंट होते हैं अपनी थेरेपी में? हम कितनी चीज़ें छुपाते हैं? स्टार्टिंग में नहीं होते, धीरे धीरे हमारा रैपोर बिल्डअप हो जाता है अपने काउंसलर के साथ, हमें कुछ ट्रस्ट डेवलप हो जाता है अपने काउंसलर के साथ, फिर हम सारी चीज़ें शेयर करते हैं। राइट? सो ट्रांसपेरेंसी है, ये हमारी एक वैल्यू होनी चाहिए, हमारा एक असूल होना चाहिए रिकवरी में। देन इज रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट। किसकी? खुद की। सबसे पहले खुद की, सबसे पहले खुद की रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट। हम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हम किसी की भी नहीं कर पाएंगे। आई थिंक एक सेशन में हमने बात की थी, जब हम अपने नौकरों को डांटते हैं या गुस्सा करते हैं, राइट, वहाँ से हम सीखते हैं बाकियों के साथ भी गुस्सा करना। एक जो आपके घर सर्व करने आया है, सर्वेंट है, जब हम उससे ऊंची बात करते हैं, गुस्से में बोलते हैं, तो धीरे धीरे फिर हमें पता लग जाता है हम किसी से भी गुस्से से बोल सकते हैं। सो रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एवरीवन, एवरीवन इज मस्ट। देन इज अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, जैसे हमने अभी बात की है, अपनी कोमॉर्बिड इलनेस को पहचाने। आई थिंक हमने बहुत अच्छे से उस दिन बात की थी। बहुत सारे हमारे लव्ड वंस ने बोला था बेचैनी,
बेचैनी हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। टिक ना सकना, बैठ ना सकना, बेचैनी, डिसऑनेस्टी जो है, रिजेंटमेंट्स हैं, गुस्सा है, ये सारी हमारी एम्पैथी नहीं है दूसरों के लिए, ये सारी हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, सबकी है कहीं ना कहीं। अगर हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे तभी वर्क कर पाएंगे। मुझे पता ही नहीं होगा मुझे प्रॉब्लम क्या है, मैं काम कैसे करूँगी। हमारे कुछ नए पेशेंट्स आए हुए हैं, वो बार बार कहते हैं हमें कुछ है ही नहीं, हमें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हमें बार बार रिपीट करनी पड़ती है उनकी प्रॉब्लम्स। क्यों करनी पड़ती हैं? क्यों एक थेरेपिस्ट को, एक पेशेंट को उसकी प्रॉब्लम को बार बार बताना पड़ता है? रीज़न आइडेंटिफाई करे और उसके अंदर इंसाइट आए, इंसाइट टुवर्ड्स द डिजीज़। क्योंकि हमारी जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है ना, इसमें इंसाइट टुवर्ड्स द डिजीज़ नहीं होती। जैसे मैंने बोला पेट दर्द हो रही है तो मुझे इंसाइट है कि मुझे पेट में दर्द हो रही है। डॉक्टर पूछता है ना कहाँ हो रही है, हाथ लगा के बताओ। यहाँ हो रही है, नेवल में हो रही है, कहाँ हो रही है, हाथ लगा के बताओ। पर ये यहाँ कहाँ बताएं, ब्रेन में कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हलचल हो रही है, वो नहीं पता होता। तो बार बार हमें रेपिटेशन करनी पड़ती है। ये जो डाटा इंटरवेंशन होता है, आपकी कंसल्टेशन होती है, आपकी फैमिली टच एंड गो होती है, या आपकी फैमिली मीटिंग्स बाद में होती है, इसीलिए होती है ताकि इनसाइट टुवर्ड्स डिजीज लेके आई जाए। एंड देन इज सरेंडर। सबसे पहले डॉक्टर फैमिली एंड थेरेपिस्ट को सरेंडर करेंगे, ऑलमाइटी को सरेंडर करेंगे, हायर पावर बनाएंगे। हम बार बार कहते हैं एक हायर पावर होनी चाहिए सबकी, इसका क्या मतलब है? अब परमात्मा तो नीचे आएंगे नहीं, पर एक हायर पावर बनाएंगे। किसने किस को हायर पावर बनाया बताएं? फैमिली में से किसको? पापा को, राइट। और ठीक है, उसके अलावा बच्चे मैं कह रही हूँ घर में से किसी बंदे को आपने हायर पावर बनाना है। आपने सर? आपकी बेटी भी हायर पावर हो सकती है, राइट? दो शी इज 10 years old but she can be a higher power to you. She is actually the main, right? ठीक है। एंड देन सबसे लास्ट में है ट्रांसफॉर्मेशन। कई बार होता है साइकोसिस में हम कितने दिन नहाते नहीं है, हमें अपनी लुक्स का ध्यान नहीं होता, हमें पता ही नहीं होता हम कैसे लग रहे हैं। सो एवरीथिंग चेंज। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, हाँ जी क्या कह रहे थे सर? कुछ कह रहे? फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। ट्रांसफॉर्म मतलब हुलिया ही बदल जाना, ठीक है। कई बार फैमिली आती है ना, वो कहती तेरा चेहरा तो बड़ा निखर गया है, तो गोरा हो गया है, तेरी शक्ल निकल आई है, अब तो अच्छा लगने लग पड़ा है। वो ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली यहाँ से हो रही होती है, हमारे ब्रेन से, ठीक है। हमें समझ आनी शुरू होती है और ये प्रोसेस है डिनाइल से रिकवरी का। सो ये वैल्यूज़ हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू।